क्वेश्चन, जी हाँ 23 क्वेश्चन सिर्फ जनरल साइंस एरिया में से आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये एरिया स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप बहुत अच्छी लीड ले लेंगे दूसरे लोगों के ऊपर जो ये एरिया इग्नोर करते हैं। देखिए देखा गया है कि ये जो 23 क्वेश्चन है ना, इसमें से 14-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लोग कर लेते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ये वाला एरिया छोड़ के जाते हैं, इग्नोर करके जाते हैं, कोई किताब नहीं पढ़ के जाते, एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाते। और कुछ हद तक उनकी जो ये स्ट्रैटेजी होती है ये सही भी होती है, क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं, बिखरे हुए सोर्सेज हैं, और क्वेश्चंस जो होते हैं कुछ हो जाते हैं, सिर्फ 6-7 क्वेश्चन होते हैं, या कह लीजिए 5-6 क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। तो इन 5-6 क्वेश्चंस के लिए आप इतने सारे सोर्सेज को पढ़ें, इसलिए ये कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो है ये सही नहीं बैठता, तो हिसाब से लोग ये छोड़ के चले जाते हैं। पर देखिए पिछले जो पेपर है 2021 का पेपर, इसमें जब 23 क्वेश्चन आ गए हैं तो मान के चलिए कि आपको अब तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हम ये सीरीज लेकर आ रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि देखो ये 23 जो क्वेश्चन है ये हमने एनालाइज किया है कि ये एनसीईआरटी में से काफी क्वेश्चन, मतलब 70-80% क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी में से आ रहे हैं, 8th से 10th वाली। कुछ क्वेश्चन लूसेंट में से भी आ रहे हैं, बट मेन सोर्स हमारा ये होना चाहिए। और इसको हमने बहुत ही, अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखी होती है, बहुत सारी थ्योरी पार्ट होती है। एनसीईआरटी की दिक्कत ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हरियाणा में वो आ रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड। किसी थ्योरी है, कोई कॉन्सेप्ट है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, उस एप्लीकेशन के ऊपर ही ये सवाल आ रहे हैं। और एनसीईआरटी की दिक्कत ये है कि एप्लीकेशन बेस्ड जो एग्जाम्पल हैं, कोई थ्योरी है, कोई कॉन्सेप्ट है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कैसे हो रहा है, उसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत कम है। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा इजी किया है, जो हमने ये सीरीज बनाई है, तैयार करी है, हमने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स उठाए हैं और उसको हमने जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो एग्जाम्पल उसमें अप्लाई होते हैं उसको हमने ज्यादा खोल के तैयार किया है, ताकि आप सिर्फ थ्योरीज में ही घुसे ना रह जाएं, सिर्फ थ्योरी इतनी जो बल्कि बुक्स हैं एनसीईआरटीज की भारी भरकम, उसमें ही फंसे ना रह जाएं। आप इजी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड उस कॉन्सेप्ट्स को समझ के 2-3 मिनट में समझ के उसको अप्लाई कर सकें और एक एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हो। देखिए आपने 10th का एग्जाम या 8th, 9th, 10th का एग्जाम दोबारा तो देना नहीं है, जो 1 साल की तैयारी करेंगे, तो हमने कॉन्सेप्ट या थ्योरी को जल्दी से समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सवाल सॉल्व करने हैं। अब आगे देखते हैं कि जो जनरल साइंस का एरिया है उसमें आगे क्या पार्टीशन है। मतलब देखिए जनरल साइंस में क्या क्या आता है, एक तो आ गई केमिस्ट्री, फिजिक्स आ गई और बायोलॉजी आ गई, ठीक है। अब देखिए 10th तक तो सबने पढ़ी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आगे जाके आर्ट साइंस में अलग हो गए, वो कोई बात नहीं है, बट 10th तक सबने पढ़ी है। तो केमिस्ट्री के देखिए 2021 में 9 क्वेश्चन आए हैं। 9 क्वेश्चन किसी एक जनरल साइंस के अंदर से केमिस्ट्री में से आना बहुत बड़ी बात है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसको आप बिना पढ़े जाएंगे तो 5-6 सवाल तो सॉल्व हो जाएंगे, बट क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप 9 के 9 सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, थोड़ी सी अगर मेहनत करके जाएं। फिजिक्स में देखिए सिर्फ 5 सवाल आए हैं। अब देखिए जो केमिस्ट्री और बायो में 9 सवाल आए हैं, तो ये तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो भारी भरकम, ये तो आपको पढ़ के ही जानी पड़ेगी। इसको तो आप मान के चलिए कि ये अगर आपने कर लिए तो आपके 18 क्वेश्चन 100 में से तो यही हो गए। फिजिक्स का ऐसा है कि देखिए क्वेश्चंस सवाल कम हैं, बट ये जो सवाल हैं ये है टफ, ये है मुश्किल, ठीक है। ये वैसे नहीं है कि आपने 10th के बाद पढ़ा है, आपको अभी भी दिमाग में ये चीजें याद हैं। ये एरिया जब हमने एनालाइज किया तो देखा कि ये जो सवाल है ये है मुश्किल, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट वही
बात वहीं पे घूम के फिर के आ जाती है कि एनसीईआरटी पढ़नी इस एरिया के लिए, फिजिक्स के लिए स्पेशली बहुत मुश्किल है। आपको ढूंढने पड़ेंगे एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल्स पूरी एनसीईआरटी में से, आपका बहुत समय इसमें चला जाएगा। तो ये जो एरिया है इसमें भी हमने फोकस किया है कि इसको आप सिंपल से सिंपल इजी लैंग्वेज में आपको समझाएं और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप ये टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक बार हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए आज की जो क्लास है ये है एक इंट्रोडक्टरी क्लास, इसमें हम कोई थ्योरी या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं वाले हैं, वो हम अगली क्लासेस से शुरू करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूं कि पिछला जो पेपर था 2021 का वो कैसा था, किस लेवल का था, किस लेवल की हमने तैयारी नहीं करनी है। जो भी सिविल सर्विसेज के बच्चे जो तैयारी करते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल ये नहीं होती कि वो कम पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि वो जरूरत से ज्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले साल के जो सवाल आते रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज या यूपीएससी में, उसको नहीं देखते हैं। देखिए देखने में ये क्वेश्चन, ये सवाल मुश्किल लगते हैं, बट आपका एक तरीका होता है, ठीक है, एक तरीका होता है जिसमें से आप कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा सवाल अपनी कॉमन सेंस लगाकर, अपने लॉजिक लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ किताबों पढ़ने से पेपर क्लियर नहीं होता है, आपको एग्जाम में उस सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक भी आनी चाहिए। तो आज हम उस टेक्निक को थोड़ा देखते हैं और ये देखते हैं, ये समझते हैं कि हमें किस हद तक तैयारी करनी है और किस हद से ज्यादा नहीं जाना है। मैं आपको जो 23 के 23 सवाल हैं इसको मैंने पूरी तरीके से एनालाइज किया है, इसको 3 सेक्शंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में डिवाइड किया है और कुछ मैंने आज 12-13 एग्जाम्पल लिए हैं इस सेक्शन में से, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कम से कम नॉलेज से आप कैसे उन सवालों को सुलझा सकते थे, उनको सॉल्व कर सकते थे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कितना कम पढ़ के आने वाली जो 8-10 क्लासेस होंगी इस पूरी सीरीज की, उसमें हम समझेंगे कि कम से कम पढ़ के हम सवाल कैसे सॉल्व करें। एक रीजन मेरा आज की क्लास में ही पिछले जो पेपर है उसके सवालों को सुलझाना इसलिए भी है जरूरी, क्योंकि देखिए आप थ्योरी पढ़ते हैं, आप क्लासेस लगाते हैं, टेस्ट सीरीज या सवाल लगाने से आप डरते हैं। मेरा आज की क्लास में सवालों से क्लासेस शुरू करने का एक ये भी मकसद है कि आपका जो एग्जाम से हुआ है, जो सवालों से डर है, वो आपका निकल जाए। हम डे 1 से, हम पहले दिन से ही सवालों पर अटैक करें और उसमें से जितनी इंफॉर्मेशन हमें निकल सकती है उसको निकालें और उसके बाद हम ये तय करें कि हमें अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं इतना ही पढ़ना है, उसके ऊपर नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ने से काम चल जाएगा। और वो काम कैसे चलाना है, वो क्या टेक्निक है जो कम पढ़ के लोग पेपर निकाल लेते हैं, वो आपको मैं समझाऊंगी आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में और आने वाली क्लासेस में। देखते हैं, देखो 23 क्वेश्चन आए थे। 23 क्वेश्चन में से देखो कैटेगराइज किया है, एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहां से आए थे, कौन कौन से टॉपिक्स छुए हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने। फर्स्ट क्वेश्चन देखो केमिस्ट्री में से आया है, मैंगनीज के ऊपर। इसमें मैंगनीज के बारे में पूछा गया है कि वो आयरन की स्मेल्टिंग, यानी जब आयरन को, लोहे को हम उसके ओर से निकालते हैं तो क्या ये यूज होता है। बेसिकली मैंगनीज के ऊपर, अगर आपको मैंगनीज के बारे में 1-2 चीजें पता है, अगर आप एक जागरूक इंसान हैं, देखो जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन होती है ना, उनकी नोटिफिकेशन में यही लिखा होता है कि आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। आप अगर एक जागरूक इंसान हैं, एक अवेयर सिटीजन है, तो आपको ये चीजें पता होंगी। ये वो अज्यूम करके चलती है एक नागरिक के बारे में। तो हमने उसी तरीके से ही यही अप्रोच लेनी है कि मैंगनीज के बारे में आम हमें छोटी क्लासेस में क्या सिखाया जाता था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, रिएक्शंस नहीं पढ़ने हमें सिर्फ एप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि हाँ जी आयरन से रिलेटेड ये कहीं मेटल, आयरन के साथ कहीं ना कहीं पढ़ा जाता है और आयरन के साथ कहीं ना कहीं ये यूज होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 47 था, ये सेट ए है मेरे ख्याल से, एक बार आप चेक कर लेना।
47 क्वेश्चन में फोटोसिंथेसिस की बात कही है, वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी एरिया। अगेन इसमें हम रिएक्शंस में कभी नहीं जाएंगे, बिना रिएक्शन पढ़े सिर्फ थोड़ा बहुत अगर हमें पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिखाऊंगी मैं आपको कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बायोलॉजी ब्लड टाइप्स के ऊपर, ए टाइप है, बी टाइप है, ओ टाइप है। अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें हम देखेंगे कैसे करना है। केमिस्ट्री में एक और सवाल आता है दोबारा, नाइट्रोजन। देखो आप एनसीईआरटी में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, तो उसी में नाइट्रोजन के बारे में 3-4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे और सवाल पूछा गया था। मैं आपको बताऊंगी इसमें कि बिना कुछ, अगर आपको नाइट्रोजन के बारे में कुछ पता नहीं भी है, कॉमन सेंस से अगर आप लगाएंगे तो कैसे सॉल्व होगा ये सवाल। फिर आता है बायोलॉजी का अगेन लाइकन्स। देखो लाइकन्स जो है ना, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है सारे पब्लिक सर्विस कमीशन का। यूपीएससी में भी लाइकन्स में से सवाल पूछते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछा गया, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पूछती है। लाइकन्स क्यों पूछा जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नाम की एक चीज होती है, डिटेल में पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। फिर आता है केमिस्ट्री का अगेन सवाल, केमिकल और फिजिकल चेंज। देखो पानी से भाप बनती है, पानी से आइस बनती है, बर्फ बनती है, ये सब फिजिकल चेंज हो गए। फिर केमिकल चेंज क्या होते हैं, ये भी हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं कि ये चेंजेस कैसे होते हैं। कैंडल जलती है तो वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आए हैं, ये भी हम देखेंगे। थ्योरी में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम 1-2 लाइन में ही मैं आपको बता दूंगी कि कॉन्सेप्ट क्या है और फिर सीधा हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। फिर आता है केमिस्ट्री का अगेन एक और, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ ब्लीचिंग और ब्लीचिंग पाउडर। अगेन प्लास्टर ऑफ पेरिस हम पढ़ते हैं, जिप्सम के बारे में हम पढ़ते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है देखो स्किन ब्लीच करने के लिए, बाल ब्लीच करने के लिए, तो फिर से ये एप्लीकेशन बेस्ड है। 1-2 छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, बाकी तो हमें जो 3-4 स्टेटमेंट्स का आजकल फैशन चल गया यूपीएससी में भी, पीपीएससी में भी और एचपीएससी में भी, कि 3-4 स्टेटमेंट्स दे के बहुत ही भारी भरकम एक सवाल बना देते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आप सही से आंसर कर सकते हैं तो तीसरा चौथा स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही सवाल ये है, हम देखेंगे। फिर क्वेश्चन आया था क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना लाइन से, लाइकन्स, केमिकल फिजिकल चेंज, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये ना यूपीएससी के अगर आप बहुत पुराने पेपर उठाओगे 1990s के या 1980s के, हम जनरली क्या होते हैं यूपीएससी के पिछले 10-12 साल के करते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि यूपीएससी के जितने पुराने आप क्वेश्चन उठाओगे ना, 80s के उठाओ, 90s के उठाओ, उसके क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुए हैं ये एरिया में। और मैं आपको क्वेश्चन बता सकती हूं कि ये जो पूरा केमिस्ट्री वाला सेक्शन आया है ना, ये 1990s के यूपीएससी के सवाल में से डायरेक्ट उठ के आए हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो आपके ये सवाल गलत हो ही नहीं सकते थे, और बहुत स्पीड से आप ये सॉल्व करते 5-5, 6-6 सेकंड में। ठीक है, तो यूपीएससी, अगर आप हरियाणा के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यूपीएससी के जितने पुराने पेपर प्रीलिम्स के उठाओ और सारे के सारे सॉल्व करो, स्पेशली जनरल साइंस में। और जनरल साइंस के बहुत कम सवाल आते हैं यूपीएससी में, 10-12 सवाल होंगे 1 साल के। आपके 3-4 दिन में ही सारे पेपर कवर हो जाएंगे, और ये आपको इस पेपर की तैयारी में, हरियाणा के प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत मदद करेगा। आप बाकी लोगों के कंपटीशन में बहुत आगे हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का अगेन इवेपोरेशन बॉइलिंग पे आया है, इजी सवाल था, देखते हैं क्या था। फिर केमिस्ट्री का ही एक कैम्फर और फ्लावर पेटल्स। देखो ये बड़े फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड हैं, देखेंगे हम कि बहुत इजी तरीके से कैसे सॉल्व हो सकते हैं। प्रेजर्वेटिव पे सवाल आया है। फिर देखो केमिस्ट्री के हो गए, बायोलॉजी के देखते हैं, बायोगैस। देखो बायोगैस ना वैसे भी न्यूज में बहुत आता है, करंट अफेयर्स में बहुत आता है, क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, हम कार्बन एमिशंस की पोल्यूशन कम हो, ठीक है, तो बायोगैस का बहुत बड़ा रोल होता है। करंट अफेयर्स में ये बहुत हॉट टॉपिक चलता है, इसलिए बायोगैस से रिलेटेड टॉपिक आया है। थोड़ी बहुत अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत बायोगैस प्लांट कभी देखा हो, तो आप
थोड़ा सा समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। देखेंगे फिर फिजिक्स के लगातार 4-5 क्वेश्चन आए हैं। देखो ये थोड़े मैं कहूंगी कि ये कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाले नहीं है, इसमें थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसके पीछे जो फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये हम पढ़ेंगे, ये हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस नहीं है। तो ये टफ एरिया है, अगेन मैं फिर से कहूंगी कि फिजिक्स वाला एरिया टफ है, बट इसको हम जल्दी से इस सीरीज में करवा देंगे ताकि आपको बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर एक एज मिल जाए, एक एडवांटेज मिल जाए। नेक्स्ट आए बायोलॉजी के ही अगेन 5 क्वेश्चन और आए। सेल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो अगेन ये भी यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसका कंपैरिजन, उसके अंदर के पार्ट्स क्या होते हैं। तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई बाहर से आ गया और हमें कुछ अता पता नहीं था। इजी टॉपिक, थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा। फिर आता है जेनेटिक डिजीजेस। अगेन जेनेटिक डिजीजेस भी बहुत इजी टॉपिक है, न्यूज में देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा है, जीन एडिटिंग चल रही है, तो जेनेटिक डिजीजेस पे बात करी गई है, बहुत इजी टॉपिक है। थोड़ा सा अगर हम इसमें 1-2 डिजीजेस के नाम भी पता हो ना, तो ऑप्शंस ऐसे दिए थे एचपीएससी ने कि एलिमिनेट हो जाता, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक आपको बताएंगे। बायोलॉजी में अगेन विटामिन, अब विटामिन गिन के 5-6 होते हैं, ABCDEK, ठीक है, तो उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी कमी से क्या डिजीज होते हैं, वेरी इजी टॉपिक, हो जाएगा सॉल्व, हम करवा देंगे, ठीक है। फिर बायोलॉजी का एक और सवाल आया था, कार्बन इन ह्यूमन बॉडी। अब देखो ये सवाल ना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें पूछा गया था कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ह्यूमन बॉडी कितनी है। और देखो सवाल डिफिकल्ट नहीं होता या सवाल इजी नहीं होता, सवाल के जो ऑप्शंस दिए होते हैं ना वो डिफिकल्ट होते हैं। अब इसमें क्या था कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे वो इतने क्लोज दिए हुए थे, अब तुम्हें एग्जैक्ट अमाउंट तो पता नहीं होगा, ठीक है, हम ये पढ़ के तो जाते नहीं कि कार्बन, हमें पानी का कंटेंट पता है कि 70% ह्यूमन बॉडी में पानी होता है, बट कार्बन का कंटेंट कितना होता है ये हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं। अब ऑप्शंस इतने क्लोज थे कि वो एलिमिनेट नहीं हो रहा था, तो एलिमिनेशन टेक्निक इसमें काम नहीं करेगी। तो ये आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए या ये क्वेश्चन आप फिर छोड़ोगे, ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। फिर बायोलॉजी का एक और सवाल आया था, एक्सपायरेशन ऑफ लंग। देखो ये भी एक ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं, रेस्पिरेशन हो गई, डाइजेशन हो गई, ये हमारे सिलेबस के अंदर ही आते हैं, एनसीईआरटी क्लास 8 से 10th में आप पढ़ोगे ये। तो इसमें भी अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, सिलेबस के अंदर का ही ये सवाल था। लास्ट क्वेश्चन जो 23rd क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेस। जैसा कि बायोगैस पे सवाल आया है वैसे ही ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत हॉट टॉपिक है, न्यूज में चल रहा है, ग्रीन हाउस से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, तो ये बहुत हॉट टॉपिक था, इसमें से सवाल आया है। तो आपको अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है या बेसिक एनसीईआरटी में से ये सवाल आया है, तो ये सॉल्व हो सकता था। ये सवाल टेक्निक्स बताई जाएंगी आपको कि कैसे सॉल्व करना था। देखिए अब ये 23 क्वेश्चंस हैं, इसमें से कुछ 12-13 क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो मैं आज सिर्फ उसके थ्योरी नहीं डिस्कस करूंगी। मेरा ये क्वेश्चंस डिस्कस करने का मकसद ये होगा कि बिना किसी नॉलेज के, जब लोग 2-2, 3-3 दिन की पढ़ाई करते हैं या फिर सिर्फ हफ्ते 10 दिन की पढ़ाई करते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो हफ्ते 10 दिन की पढ़ाई करते हैं और पेपर निकाल देते हैं, तो उनका क्या माइंडसेट होता है, उनका क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, वो एलिमिनेट कैसे करते हैं, ये थोड़ा टेक्निक मैं आपको आज बताऊंगी। कल की क्लास से हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट्स जो हमें ज्ञान अर्जित करना है, जो हमें नॉलेज गेन करनी है, वो हम कल से करेंगे। आज सिर्फ अगर हम ये लेके चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, हम कॉमन सेंस से कैसे जनरल साइंस के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, आपको क्या दिमाग में आता है अगर आप फोटोसिंथेसिस वर्ड सुनते हैं कि भाई ये कोई प्रोसेस है जो प्लांट में होता है। प्लांट, फोटो मतलब सन, जो फोटो खींचते हैं,
फोटॉन्स, सन से रिलेटेड है, सन से थोड़ा बहुत अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, सन से लेके वो लाइट एनर्जी लेता है और वो खाना बनाता है, इतना पता है। रिएक्शन रुक्शन कुछ नहीं पता। प्लांट जो है वो खाना बना रहा है अपना, और प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस से, और फोटो वर्ड आ गया सन, सन की मदद से। इतना आपको पता है? नहीं पता है तो फिर हम कल से जो क्लासेस लेंगे उसमें बता दिया जाएगा, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन आपको मांगता है। इस क्वेश्चन की ये डिमांड है कि आपको इतना पता होना चाहिए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो ये कहता है कि हाँ जी ग्रीन प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और फूड बनाने के क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जब ये प्रोसेस होता है, और एक सीक्वेंस में होते हैं। चूज एन इवेंट दैट डज नॉट टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस में इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जब इंसान है, जो इंसान लेता है ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, जो प्लांट होता है इसको फूड बनाने के लिए, अगर आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये लेता है प्लांट और ऑक्सीजन छोड़ता है जब फूड बनाता है, ठीक है, तो भी थोड़ा आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन अगर यूज हो रही है, ऑक्सीजन अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, दो जुड़ रहे हैं और फिर एक प्रोडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन तब होगी जब ऑक्सीजन यहां यूज हो रही होगी। बट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो निकल के आती है बाहर, वो प्रोडक्ट वाली साइड होती है, एरो के इस साइड होती है ऑक्सीजन। हाँ, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते तो हमारे सेल में ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ली जा रही है, ऑक्सीजन को एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बॉडी में, और फिर कुछ प्रोसेसिंग होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और कुछ प्रोडक्ट बन के निकलता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नहीं होती है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन होती है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये आंसर है जो कि फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये सॉल्व होएगा। बाकी देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस में फोटो वर्ड आ गया, फोटोन, फोटो, सन से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं, तो लाइट एनर्जी को तो हम ले रहे हैं, एब्जॉर्प्शन होती है। देखो प्लांट्स को कहते हैं ना, पौधों को धूप चाहिए, ठीक है, कुछ इंडोर प्लांट्स भी होते हैं बट उनको भी इनडायरेक्ट, उनको शेड प्लांट्स कहते हैं, और उनको भी इनडायरेक्ट तो पौधों को धूप चाहिए होती है, ठीक है। तो धूप तो चाहिए ही है, फोटोसिंथेसिस में धूप तो चाहिए। फिर है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है, यस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, उसमें से ऑक्सीजन हटती है। रिडक्शन का मतलब होता है कि कुछ रिड्यूस करना, कुछ निकाल देना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने निकाल दिया, ऑक्सीजन को रिडक्शन कर दी, ठीक है, तो रिडक्शन होती है, ये ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, नहीं, ये भी होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में नहीं हो रहा है। अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है कि हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन तो छोड़ता है, तो हम समझ जाएंगे कि ऑक्सीडेशन नहीं होती है, रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ली जाती है, रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ली जाती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ठीक है। तो जब हम आने वाली क्लासेस में ये पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट, तो इसके बियॉन्ड, इसके आगे हमें नहीं जाना है। कुछ हदें हैं, हमें डिसाइड करनी है कि उतना ही पढ़ना है, टाइम भी कम है, क्वेश्चंस का लेवल भी उतना ही आता है, तो हमें ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, हमें पूरी एनसीईआरटी की एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चंस का एनालिसिस करने का मतलब यही है कि किस हद तक हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। हमें हर कॉन्सेप्ट के हर चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है ब्लड टाइप पे रिलेटेड। अगेन बहुत यूपीएससी का अगर आप पुराना पेपर निकालोगे ना, 12, 13, 14 का ही होगा,
ज्यादा पीछे का नहीं, 2012, 13, 14 में एक ये सवाल आया था ब्लड टाइप पे रिलेटेड। तो अगेन इससे हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के आप प्लीज प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे जनरल साइंस से रिलेटेड तो एटलीस्ट, क्योंकि बहुत कम है, जल्दी हो जाएंगे, वो आप कर लो और उसको बाय हार्ट उसको याद कर लो, रट्टे लगा लो उसके, उसमें से डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूपीएससी के 2013 या 14 इसी टाइम के किसी क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन उठ के आया है डायरेक्ट। इसमें देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो मम्मी का ब्लड टाइप जो है, मम्मी का ब्लड टाइप दिया हुआ है, पापा का ब्लड टाइप दिया हुआ है, पापा का ब्लड टाइप ग्रुप ए है, मम्मी का ब्लड टाइप बी है, तो बताओ कि बच्चे का ब्लड टाइप क्या होगा। अब ऐसा ना एक टेबल, ये एग्जैक्टली नहीं बट ऐसा ही एक टेबल एनसीईआरटी में एज इट इज दिया भी हुआ है, ठीक है। और चलो एनसीईआरटी तो आप बाद में करना, चलो वो तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ही करवा देंगे। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देखो आज की क्लास में मैंने क्वेश्चंस भी इसीलिए शुरू करे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने इसीलिए शुरुआत करी है आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर की, क्योंकि किसी भी पेपर की जब आप तैयारी शुरू करोगे ना, आपने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं। आपको कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता है, आपको 10 में से चाहे 2 क्वेश्चन भी समझ में आते हैं, आप डे 1 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना शुरू करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड बाय द टाइम आपका जो प्रीलिम्स का पेपर नजदीक आता है, आपको सारे प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब बाय हार्ट याद करने हैं, सबके कॉन्सेप्ट पता करने हैं, और वो अगर एग्जैक्टली उठ के आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका गलत हुआ किसी और का सही हुआ तो सीधा सीधा फ्री के 2 नंबर होते हैं ये, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। पापा का देखो ये टेबल है, अब टेबल देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टेबल लग रहा है आपको, इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, समझ लो इसको, लॉजिक समझ लो। आप ये टेबल सिर्फ लॉजिक की सहायता से पेपर में खुद ही बना लोगे और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां पे दिया हुआ है कि फादर्स ब्लड टाइप, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ, फादर्स ब्लड टाइप, और यहां पे दिया हुआ है मदर्स ब्लड टाइप, ठीक है। अगर फादर का ब्लड टाइप ए है और मदर का ब्लड टाइप ए है, तो कहते हैं कि बच्चे का ब्लड टाइप ए होगा, ठीक है, और साथ में या ओ होगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी फादर मदर का ब्लड टाइप ए या बी है, ठीक है, तो मदर का जो ब्लड टाइप, जब बच्चे का ब्लड टाइप निकल के आता है वो ऐसे निकल के आता है ए बी, उसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। मदर का ब्लड टाइप ए है, फादर का ए है, तो बच्चे का ए या ओ होगा। मदर का ए है, फादर का बी है, तो उसी के सारे कॉम्बिनेशन लगा लो, ए बी और ओ हर एक के साथ आ रहा है यहां पे, देखो ओ तो आप बाय डिफॉल्ट लगा ही दो, ठीक है। फादर का ए भी है, मदर का ए है, तो क्या कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ए बना लो, बी बना लो, ए एंड बी बना लो। ओ जो होता है ना, ओ तभी आप लिखोगे आंसर में, ओ बच्चे का ब्लड ग्रुप में ओ तभी पॉसिबिलिटी होती है जब फादर मदर में किसी का भी ब्लड ग्रुप ए बी नहीं होता, ए बी, या तो ए या बी, मतलब सिंगल लेटर। जब ए बी आ गया तो ओ हट जाएगा, जब ए और बी मतलब फादर और मदर के जो लेटर्स हैं ब्लड ग्रुप के वो सिंगल हैं, तो ओ उनकी सहायता करने के लिए आ जाता है। ऐसा समझो कि वो सिंगल हैं, वो अकेले हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए ओ को ऐड करना पड़ता है बच्चे के उसमें। पर अगर माँ और पापा किसी के भी ब्लड ग्रुप में ए बी यानी कि 2 लेटर्स आ जाते हैं, तो फिर बच्चे के ब्लड ग्रुप में आप ओ मत लगाना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी तरीका है, बचपन में हम ऐसे ही याद करते थे, ठीक है। फिर देखो जहां जहां ए बी आ गया ना, जहां भी, अब देखो ये ए बी की लाइन है और यहां ये ए बी की लाइन है, तो यहां ओ नहीं आता आपको दिख रहा कहीं भी, ठीक है, ओ नहीं आता दिख रहा, बाकी सारी जगह ओ आ रहा है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप जब आप निकालते हो, एक तो ओ वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, ओ में कंफ्यूज करेगी हरियाणा प्रीलिम्स, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर जो भी माँ और बाप का ब्लड ग्रुप है तो उसके जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं ना वो बना दो। अब दोनों का अगर ए है तो बी तो नहीं आएगा ना आंसर में, बी तो नहीं आएगा बच्चे के ब्लड ग्रुप में,
दोनों के अगर बी हैं तो ए नहीं आएगा बच्चे के ब्लड ग्रुप में, और एक का ए है एक का बी है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और क्योंकि सिंगल लेटर्स हैं तो ओ भी हो सकता है। ऐसे आप याद करोगे तो क्वेश्चन देखो, पापा का ए है, मदर का बी है, तो क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल है, ए बी पॉसिबल है, और ओ, क्योंकि दोनों अकेले हैं तो ओ भी पॉसिबल है। आंसर क्या आ गया हमारा? ये ए और बी और ओ और ए बी। इजी, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लाइकन्स। अगेन लाइकन्स फिर से यूपीएससी के प्रीलिम्स में से ये सवाल आया है और इनका फेवरेट टॉपिक है। अभी रिसेंटली भी 2021 के पेपर में या 20 या 21 के पेपर में ये सवाल आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में, और पहले भी बहुत पुराने क्वेश्चंस में भी यूपीएससी में ये सवाल पूछा है, और ये फेवरेट टॉपिक रहता है लाइकन्स का। क्योंकि देखो लाइकन्स जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑर्गेनिज्म है ये एक एल्गे और एक फंगस जो खुद में एक प्लांट किंगडम में से आते हैं और एनिमल किंगडम में से आते हैं, उनका कॉम्बिनेशन है एल्गे, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन आता है ये, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो इससे यूनिक है। तो ये एक करामाती चीज है। शुरू में जब प्लांट किंगडम बना था, एनिमल किंगडम बना था, जब साइंटिस्ट कैटेगराइज कर रहे थे कि ये चीज को हम प्लांट बोलें या इस चीज को एनिमल बोलें, तो लाइकन्स को हमेशा एक स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता था, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन था दो ऑर्गेनिजम्स का, एल्गे और फंगाई का। इसलिए ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, इसलिए ये यूपीएससी या हरियाणा या पंजाब या हिमाचल सब लोग पूछते रहते हैं। तो ये आपका टॉपिक कवर होगा ही होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये नहीं छूटना चाहिए। और देखो फोटो देखो इसकी, ऐसे दिखता है ये। अब देखो एल्गे भी ग्रीन में आपको दिखती है और एल्गे ही इसके कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। आपको देखो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लाइकन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई, इसके बाहर कुछ पता करने की जरूरत नहीं है। ये एक और चीज पता होनी चाहिए, बस फोटो पता होनी चाहिए कि कैसा दिखता है देखने में। अगर आपको ये पता है कि ग्रीन सा कलर आता है, देखो यहां से भी आप पता कर सकते हो कि एल्गे आ रहा है तो ग्रीन कलर इसमें भी आता होगा। ग्रीन कलर इसमें आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है मतलब ये अपना खाना, जब ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एक फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और अपना खाना खुद बनाते हैं को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं जो गली हुई चीजें या मरी हुई चीजें दूसरों चीजों को खाते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो धूप से या किसी भी तरीके से अपना खाना खुद बनाते हैं। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाइकन्स आर नॉट एल्गे, they are not fungi, they are a combination, they are algae plus fungi। उनको कंबाइन करके ये दोनों चीजें जब एक इकट्ठे रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब आप एक तरह से ये मान लो कि इन दोनों की ना शादी हो गई। ठीक है, ये एल्गे है, ये फंगाई है, इन दोनों की शादी हो गई, ये इकट्ठे म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये इसका फायदा करता है, ये इसका फायदा करता है, और दोनों हंसी खुशी आराम से इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, तो अकेले नहीं है ये, इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, लाइकन्स और ऑटोट्रॉफ्स। अब अगर आपको ये फोटो दिमाग में कहीं आती है ना कि हाँ लाइकन्स तो देखने में हरे रंग के भी होते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ्स में आ जाएगा। तो ये आंसर आपका सही होगा। दे आर सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स। यस, शादी हो रखी है, मैरिज हो रखी है, तो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक मतलब कि म्यूचुअली दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। देखो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअल बेनिफिट है एक दूसरे का, ये भी सही है। तो 1 और 3 को हम हटा देते हैं, 1 आ रहा है इसमें, इसमें भी 1 आ रहा है। ठीक है, ये हट गए, ये और ये बचा। अब इस दोनों ऑप्शंस में 2 और 4 तो कॉमन है, 5th को हम देख लेते हैं। दे आर सेप्रोट्रॉफ्स। देखो जब ये ट्रू हो गया
एक लॉजिक भी आप समझो, जब ऑटोट्रॉफ्स हो गए तो वो सेप्रोट्रॉफ्स कैसे हो सकते हैं? जब वो अपना खाना खुद बना रहे हैं तो किसी दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स पे क्यों वो फीड करेंगे, उसको क्यों खाएंगे? तो ये वैसे ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अगर 2 सही है तो 5 गलत होगा, और अगर 5 सही होता तो 2 गलत होता। तो 2 और 5 तो वैसे भी इकट्ठे नहीं आ सकते, ये हटा दो। आंसर आ गया आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है बायोगैस पे। अभी हम बायो के सारे 9 के 9 क्वेश्चन देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के देखेंगे। बायो पूरी आज मैं आपको बता दूंगी कैसे सॉल्व करनी है। देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, वन इज लेबल्ड एज रीजनिंग। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया है, रीजन मतलब कि क्या ये जो रीजन का जो स्टेटमेंट है वो उसके कारण हो रहा है। मान लो कि कैंडल जलाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। कैंडल जलती है, कैंडल जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो देखो, जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने बोला वो उसकी जलने की प्रक्रिया जो चल रही है उसको वो आंसर कर रहा है कि क्यों जलती है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को कि कैंडल इज बर्निंग, उसके कारण को बता रही है कि कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट इसमें जो बोला गया है असर्शन में, क्या वो उसके कारणों को बताती है? ठीक है, तो ये हमने ये जस्टिफाई करना है। अगर दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं तो भी ये हो सकता है कि एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट से कोई लिंक ही ना हो। इस स्टेटमेंट में जो बोला गया है क्या उसके कारण दूसरा स्टेटमेंट हो रहा है, ये बताना है। तो पढ़ते हैं, बायोगैस कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन। मीथेन, अगर आपको मीथेन का फॉर्मूला नहीं भी पता, वैसे अगर मैं बता दूं CH4 होता है, साइंस वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट मीथेन का मैं आपको एक इजी सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर पाओगे। देखो, मीथेन जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है, ठीक है, और जो एनिमल वेस्ट होता है, जो गाय भैंस का गोबर होता है या किसी भी एनिमल का वेस्ट होता है या ह्यूमन वेस्ट होता है, उसमें मीथेन जरूर आपको मिलेगी। मीथेन उसमें से जरूर रिलीज होती ही है। तो ये आप याद कर लोगे ना तो आपके काफी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज, जो मीथेन है एग्रीकल्चर, खेतों, फार्मिंग में भी रिलीज होती है, क्योंकि फार्मिंग में हम ये वाला बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। फार्मिंग से रिलेट कर लो, एग्रीकल्चर से रिलेट कर लो, और ह्यूमन और एनिमल वेस्ट उससे रिलेट कर लोगे तो आपके काफी सवाल इसी कॉन्सेप्ट, इसी एक लाइन पे बेस्ड होते हैं। तो देखो, बायोगैस कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन विच कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर सेवरल पर्पसेस। बायोगैस किससे बनती है? गोबर से बनती है। ठीक है, देसी भाषा में बता रही हूँ, गोबर से बनती है बायोगैस। गोबर हो गया एनिमल वेस्ट, वेस्ट हो गया तो मीथेन रिलीज होती है। और मीथेन जो है वो हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं कि नहीं। देखो, मीथेन फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी मान के चलो कि मीथेन एक कंपाउंड होगा, एक केमिकल होगा, ठीक है, तो वो फ्यूल में जरूर यूज होगा। अगर कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कार्बन कंपाउंड है, वो फ्यूल में जरूर यूज होगा। मीथेन है, केमिस्ट्री का अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो मीथेन है, ब्यूटेन है, इथेन है, जो ऐसे एन आता है एंड में, ठीक है, वो एज फ्यूल यूज होते हैं, क्योंकि उसको जब आप बर्न करते हो तो एनर्जी बहुत अच्छी रिलीज होती है, अच्छी क्वांटिटी में रिलीज होती है। ठीक है, जो भी आपके पेट्रोल है, व्हाट इज पेट्रोल या डीजल है, क्या है? ये कार्बन और हाइड्रोजन के ही अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लंबी लंबी चेन्स हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन जिसमें आ जाता है वो एज फ्यूल यूज हो सकता है। तो मीथेन ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज अ, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं कि मीथेन, क्या मीथेन एक फ्यूल है? यस। और क्या मीथेन बायोगैस से निकलती है? यस। तो ये स्टेटमेंट असर्शन है, वैसे भी असर्शन है, मैंने इसको थोड़ा राइट और रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट में ले लिया, बट दिस इज एन असर्शन। ये आपको स्टेटमेंट दी जा रही है, दिस इज ट्रू। बायोगैस ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हायर कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
contributes to lower energy of biogas in comparison to natural gas। इसमें ये कह रहा है कि देखो बायोगैस जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, होती होगी। जब भी कुछ भी चीज बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मान के चलो कोई भी चीज बर्न होती है ना, कोई भी चीज जब वो बर्न होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलती है। ऑक्सीडेशन, बर्निंग मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है, और कार्बन तो होगा ही। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑलवेज बी देयर। जब कोई भी चीज बर्न कर रही है, कैंडल बर्न कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। इनफैक्ट हम भी जब सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर बर्निंग हो रही है, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। एंड हायर कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट्स टू लोअर एनर्जी ऑफ बायोगैस। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कंटेंट है तो वो बायोगैस में कंट्रीब्यूट्स टू लो एनर्जी ऑफ बायोगैस इन कंपैरिजन टू नेचुरल गैस। आप मेरे को ये बताओ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो क्या एनर्जी कम होगी? कार्बन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी ना। तो यहाँ पे लो, देखो कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने फिर से कहा कि जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल में बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे केमिकल, कार्बन हाइड्रोजन के बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं। तो कार्बन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तो लो तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहां पे हमारा सही हो गया। फिर हम देखते हैं कि देखो मैच द सेल ऑर्गन लिस्टेड इन कॉलम ए विद देयर फंक्शन, मैच करना है आपको। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं मैं कहूंगी, ये थोड़ा रट्टे वाला काम है। इसमें अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है, ठीक है, कि सेल होता है, सेल के अंदर के पार्ट्स हैं, ये थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तो ही आप कर पाओगे। बेसिक देखो बचपन से दो चीजें, व्हाट डज एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्या एक्सपेक्ट करती है, आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो हम बोलते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, एनर्जी बनती है जी, ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा स्टेटमेंट होता था जो बचपन में हम पढ़ते थे कि लाइजोसोम जो होते हैं, कुछ होता है लाइजोसोम, सेल के अंदर एक पार्ट होता है, इसको बोलते थे दे आर द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। देखो ये स्टेटमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग थे ना, पावर हाउस, सुसाइड बैग, ये सुसाइड कर लेते थे, तो ये स्टेटमेंट बड़े फेमस थे। तो ये चीजें अगर आपको, ये चीजें दिमाग में जहन में रह जाती हैं, तो अगर ये पता है ना तो आप थोड़ा बहुत इसको हैंडल कर सकते हो क्वेश्चन। बाकी इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए, बैकअप चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। देखो पहले तो आप कॉमन सेंस लगाओ, लाइजोसोम, कैन लाइजोसोम बी मैच्ड विद फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम? मतलब लाइजोसोम को आप फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम से मैच कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका कुछ और फंक्शन होगा। तो 4 तो बी के साथ मत ही मैच करो, ये हटा दो आप, ये हट गया। फिर देखो, फिर कह रहा है कि गोल्जी बॉडी डाइजेशन है, स्मूथ। अब इसमें अगर आपको ये पता है कि ये सुसाइड बैग्स हैं, ठीक है, तो सुसाइड करने का मकसद क्या होता था? डाइजेशन से रिलेटेड ये हो सकता है। तो 4 जो है ना, ये आप डाइजेशन से रिलेट कर सकते हो। सुसाइड बैग क्यों होते थे? उसके अंदर वेस्ट होता था, गंद होता था, और फिर वो सुसाइड करते थे ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे, वो एलिमिनेट करे, वो सेल का पार्ट ना बने, निकल जाए। तो ऐसे आप, अगर आपको सिर्फ ये पता होता तो आपका 4A से मैच होता। तो अगर देखो पब्लिक सर्विस कमीशन क्या चाह रही थी, आप ऑप्शन ध्यान से देखो, 4 का DCBA। अगर आप सिर्फ 4 के फंक्शन को पता होता, अगर सिर्फ लाइजोसोम का फंक्शन आपको पता होता कि वो सुसाइड बैग्स होते हैं, सुसाइड क्यों करते हैं, डाइजेशन से, तो आपको बाकी इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट ये याद भी नहीं रहते होंगे, राइबोसोम क्या था, गोल्जी बॉडी क्या था। सीधा आप इसको मैच करते और आपका सीधा आंसर आता। और इतना ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इतना ही एक्सपेक्ट करती है आपसे, तभी तो वो कहती है ना कि हाँ जी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए एक सिटीजन की, आम नागरिक की जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड ये पेपर है।
जो कि कुछ हद तक ठीक है, बट कुछ हद तक जब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तब वो एप्लीकेशन नहीं होती है। ये वाले क्वेश्चन आपको, ये पार्ट्स आपको पता करने की जरूरत नहीं थी। एक तो फेमस स्टेटमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावरहाउस ऑफ द सेल, एक है कि लाइसोसोम जो है वो सुसाइड बैग्स होते थे और वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिजीजेस कंप्राइजेस जेनेटिक डिजीज। अब ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा और आपने ऑप्शंस नहीं देखे हैं तो क्या होगा, तो ये होगा कि आप डर जाओगे, आप शायद क्वेश्चन को छोड़ भी दो या अटेम्प्ट भी ना करो। बट आप क्वेश्चन अगर देखोगे ना तो आपको एलिमिनेट कर पाओगे। कैसे? एड्स, एड्स इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, ये आपको पता होगा। देखो एड्स बहुत बड़ी बीमारी थी जो अफ्रीका में फैली थी, इंडिया में बहुत केसेस थे, इंडिया की सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे एड्स को कंट्रोल करने में, और ये जेनेटिक नहीं थी। देखो जेनेटिक होती है ना तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए जीन एडिटिंग करनी पड़ेगी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं निकल के आता, या ट्रीटमेंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और वो मास लेवल पे नहीं होती जो जेनेटिक डिजीज होते हैं। एड्स एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो जेनेटिक नहीं थी, और एड्स जानबूझ के इन्होंने इस ऑप्शन में दिया है ताकि आप इसे एलिमिनेट कर सको। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। फिर आता है आपका हेपेटाइटिस बी, कैंसर। देखो हेपेटाइटिस बी आपको पता है कि ये तो पानी से फैलता है, ठीक है, या ये इस कैटेगरी में नहीं आता है क्योंकि आप विटामिन के बारे में पढ़ते हो, डिजीजेस के बारे में पढ़ते हो, तो हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ते हो, तो आपने जेनेटिक डिजीजेस में हेपेटाइटिस बी को नहीं पढ़ा होगा। या कैंसर भी आपको पता है कि कैंसर का तो कारण ही अभी तक पता नहीं चला है, जेनेटिक नहीं होता है कैंसर। ब्लड कैंसर हो गया, बोन कैंसर हो गया, ये क्या आपने कभी पढ़ा है कि जेनेटिक हो? तो ये क्वेश्चन जानबूझ के ऑप्शंस में फंसाए गए थे ताकि आप इनको इजीली एलिमिनेट कर सको। एड्स भी यहां फंसा दिया, ठीक है। फिर देखो हीमोफीलिया, हेपेटाइटिस बी, कलर ब्लाइंडनेस, फिर से इन्होंने फंसाया। कलर ब्लाइंडनेस आपको पता है कि विटामिन बी, बचपन की 6th-7th लेवल की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। सॉरी, वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, सॉरी माय पार्डन, ठीक है, वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस, जो कलर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। देखो आईपीएस के पेपर में या किसी और एग्जाम में जनरली चेक किया जाता है कि आपकी विजन में कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, तो कलर्स की डिफ्रेंशिएशन होती है। इसमें हेपेटाइटिस बी अगर आप समझ पा रहे हो तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। एंड सबसे फेमस जो जेनेटिक डिजीजेस हैं वो है सिकल सेल अनीमिया और डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम तो आप देख के भी आप टिक कर सकते हो, बिकॉज डाउन सिंड्रोम का बहुत फेमस वो 23 क्रोमोसोम्स का पंगा होता है, और इसके जो बच्चा होता है ना उसके फीचर्स बड़े डिफरेंट होते हैं, उसके आईब्रोज में और आंखों में बड़ा गैप होता है। तो ये आपको बड़े मूवीज में या कहीं न्यूज में आपको ये फेस बड़ी इजीली आप पहचान पाते हो। सिकल सेल अनीमिया या डाउन सिंड्रोम जब आप देखते हो तो आप इजीली कह सकते हो कि हाँ ये जेनेटिक डिजीजेस में कैटेगराइज होता है। और अगर नहीं भी पता तो एड्स आप एलिमिनेट करो, हेपेटाइटिस बी एलिमिनेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस भी पता होने की जरूरत नहीं है कि जेनेटिक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो हेपेटाइटिस बी देख के आप टिक करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ विटामिन दैट फंक्शंस बोथ एज अ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। विजुअल, ठीक है, हार्मोन बहुत सारे ह्यूमन बॉडी में, हार्मोन आप चलो नहीं भी कैटेगराइज कर पा रहे हो। विजुअल मतलब आंखों से रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है। तो अगर आपने थोड़ा सा इतना भी आपको पता है कि रेटिना होता है आंखों में, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप लॉजिकली सॉल्व कर पाते, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट अगर ये पता होता है, इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि आंखों के अंदर जहां पे इमेज बनती है यहां पे रेटिनल कोन्स होते हैं, यहां से लाइट जाती है ऐसे, तो रेटिना आंखों से रिलेटेड कोई टर्म होती है, रेटिना, रेटिनॉल, ये आंखों से रिलेटेड टर्म होती है, तो आप ये टिक कर सकते थे, तो ये आपका आंसर आता। तो ऐसे ये जस्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो लोग बिना पढ़े जाते हैं, जो डेडिकेटेडली अलग से जनरल साइंस की तैयारी नहीं करते हैं, वो कैसे लॉजिकली कॉमन सेंस लगा के या जो भी उन्होंने कहीं और जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको यहाँ पे यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज।
अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कहूंगी कि आप नॉलेज से सॉल्व कर पाते थे, बट देखो ऑप्शन इन्होंने ऐसे दे रखे हैं। हमें पता है कि 70% तो पानी होता है, तो बाकी 30% जो होगा उसमें बॉडी के जो कौन कौन से केमिकल्स मेन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन आ गया, और बाकी जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, उसमें कार्बन, ये 4 जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन को बोलते हैं ना बिल्डर्स ऑफ द सेल, बिल्डर्स ऑफ द बॉडी, जो भी बोलते हैं। बट ये 4 केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो मेन केमिकल्स हमारे बॉडी में एलिमेंट्स हैं। तो ये 30 में आ गए, तो इतना तो हम कह सकते हैं। अब इसके बीच में प्रोपोर्शन किसका कितना है ये मुश्किल था कैटेगराइज करने में, इसीलिए हम 15 से 16, देखो सारे नंबर्स जो है ना वो 30 से कम है, तो एलिमिनेशन भी नहीं पॉसिबल। तो दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये या तो आप छोड़ के आते या आप तुक्का लगाते, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते, बट दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि 20% से कम होती है, या कुछ और कोई और कॉन्सेप्ट आपको पता होता तो आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ऑफ एयर विल लीव द लंग्स व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स मस्ट बिकम। देखो जो हम सांस लेते हैं, जो ह्यूमन बॉडी सांस लेती है छोड़ती है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जा रही, बट इसको आप एक पंप की तरह लेके चलो। देखो कोई भी पंप होता है, ह्यूमन बॉडी को ना एक पंप की तरह लेके चलो, ये है पंप, यहां से हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो अगर आपको प्रेशर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होना है, यहाँ पे लंग्स ह्यूमन बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी चीज, ये P1 प्रेशर है, ये P2 प्रेशर है, यहां से जो एयर है वो यहां कब जाएगी, जब यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा तो वो कम प्रेशर वाली तरफ जाएगी। P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है, इतना आपको बता, आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा है कि एक्सपायरेशन, यानी कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं, द एयर विल लीव द लंग्स व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स मस्ट बिकम। एयर कब बाहर जाएगी, जब अंदर का प्रेशर होगा हाई, बाहर का प्रेशर होगा लो, तभी इसको पुश मिलता है। देखो हाई प्रेशर हो गया, दिक्कत हो रही है, सांस मतलब मॉलिक्यूल्स को आपस फंसे पड़े हैं, दिक्कत हो रही है, तो वो बाहर निकलना चाहेंगे, वो जहां कम प्रेशर है वहां निकलना चाहेंगे। तो इसलिए क्या होगा, आंसर है हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर जो प्रेशर है P2 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, P2 बाहर का, तो अंदर का प्रेशर जब बाहर के प्रेशर से हाई होगा तभी तो हम छोड़ेंगे हवा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, केमिस्ट्री पे आ जाओ। अब 9 क्वेश्चन बायो के हमने देख लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें नॉलेज की जरूरत थी, कुछ क्वेश्चन थे जो छोटे मोटे इजी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सॉल्व होता है। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पे। इसमें क्या करना है, रीड द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें बताना कि ठीक स्टेटमेंट कौन सा है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नॉलेज चाहिए। मैंगनीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, एंड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अलॉयज। अब देखो इसमें मैं नहीं कहूंगी कि कोई लॉजिक लग रहा है, इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसमें आप कोई तुक्का या कोई और कॉमन सेंस लगा के नहीं सॉल्व कर सकते। मैंगनीज, क्या मैंगनीज स्मेल्टिंग में यूज होता है? पहली बात तो स्मेल्टिंग क्या होती है, देखो कोई भी मेटल को जब हम निकालते हैं तो वो नेचर में एज इट इज नहीं पड़ा होता है, कोई भी मेटल वो एक ओर में पड़ा होता है। ओर मतलब क्या होता है, ओर होता है एक ऐसा रॉक, पत्थर होता है जिसके अंदर मेटल कहीं छुपा पड़ा होता है, कुछ कुछ क्वांटिटीज में, कुछ कुछ मात्रा में छुपा पड़ा होता है, बीच में मिट्टी होती है, बीच में और पत्थर होते हैं और चीजें मिक्स होती हैं। तो उस ओर में से जब हम मेटल को निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग। वो किसी भी मेटल की हो सकती है, वो आयरन की हो सकती है, वो गोल्ड की हो सकती है। स्मेल्टिंग कॉमन टर्म है, मेटल के ओर से मेटल को निकालने को स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो ये हो गया।
अब कह रहे हैं कि जब स्मेल्टिंग होती है, जब आयरन ओर में से आयरन निकाला जाता है तो मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। अब देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपको एज इट इज पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं यूज कर पाओगे। और मैंगनीज जो है ये फेरो अलॉयज यानी कि आयरन के अलॉय, जब आयरन के अलॉय वर्ड यहाँ पे आपने देख ले तो आपके दिमाग में एक स्टेटमेंट आएगा स्टील। स्टील में हाँ आप कह सकते हो कि हाँ मैंगनीज यूज होती है, क्रोमियम यूज होता है, 3-4 आपने एलिमेंट्स पढ़े थे, तो वहां से इतनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। नेक्स्ट देखते हैं, मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। पहली बात तो आपको धारवाड़ सिस्टम अगर नहीं पता है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, तो यहाँ पे यू हैव टू नो धारवाड़ सिस्टम। ठीक है, धारवाड़ सिस्टम अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कर्नाटका वाला एरिया आता है ना, यहाँ पे है धारवाड़ सिस्टम, जहाँ पे जिस टाइप के रॉक्स मिलते हैं, रॉक की एक टाइप होती है वो मिलते हैं और उसको बोलते हैं धारवाड़ सिस्टम। तो देखो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। धारवाड़ सिस्टम एनसीईआरटी में दिया हुआ है काफी हद तक, तो वो है इसका सोर्स। ये भी हम कॉन्सेप्ट्स में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे क्या होता है। मैं आपको लिमिट बता रही हूँ कि किस लेवल तक आपको पता होना चाहिए और किस लेवल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन केमिस्ट्री का, नाइट्रिफिकेशन। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मेरे को बड़ा मन था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। इसमें आपको कुछ भी नहीं पता है ना नाइट्रोजन के बारे में, आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप सॉल्व कर पाओगे। कैसे? नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको पता है कि एटलीस्ट नाइट्रोजन आपको पता है कि ये एक मॉलिक्यूल है जो बिना एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बेस एलिमेंट है, ये बेस मॉलिक्यूल है, इससे आगे नाइट्रेट्स बनते हैं। मतलब इतना पता है ना कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट होता है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन होता है और उसके आगे जो नाइट्रेट है वो उसके साथ कॉम्बिनेशन में कुछ और कार्बन ऑक्सीजन कुछ कॉम्बिनेशन में नाइट्रेट बनते हैं। बेसिकली नाइट्रेट इज अ कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन बेसिक चीज है। तो देखो यार, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनेगा कि नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनेगा? नॉर्मली बताओ। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में कितनी 78% है नाइट्रोजन, है ना? तो नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनेगा कि नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनेगा नॉर्मली, जब हम शुरू कर रहे हैं चीजें। और ये जो प्रोसेस है इसमें हम नाइट्रिफिकेशन वर्ड यूज करेंगे कि डी, मतलब चलो ये छोड़ो, डी यूज करेंगे कि नहीं? डी होता है कि किसी को तोड़ के वापस लेके आना, डी नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब आगे को प्रोसेस जा रहा है, डी नाइट्रिफिकेशन पीछे को आ रहा है। ठीक है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा लॉजिक मत लगाना। बेसिक मैं अपनी एक 10th लेवल की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोल रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर आपको सोचना है तो आप ये भी कह सकते हो कि नहीं जी, नाइट्रेट से नाइट्रोजन एक्चुअली वो डायरेक्शन है और नाइट्रोजन से नाइट्रेट वो उल्टा है। नहीं, बेसिक आप समझो कि एलिमेंट है, एलिमेंट से एक सिंपल कंपाउंड से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, तो वो हम बेसिक लेके चलते हैं, उसको हम डी से शुरू नहीं करेंगे। इतना अगर आपको समझ में आता है ना तो आप ठीक कह सकते हो कि हाँ नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन। नहीं, ये तो नहीं होगा। नाइट्रोजन से नाइट्रेट बन रही होती तो मैं कह सकती थी। फिर देखते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। अब इस प्रोसेस को, जहां एक सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, क्या आप इसको डी बोलोगे? डी समथिंग के डी नाइट्रिफिकेशन व्हाटएवर। ठीक है, डी लगा दिया आपने। देखो डी होता है थोड़ा नेगेटिव टर्म, ये रिवर्स प्रोसेस चल रहा है या रिड्यूस हो रही है, कोई चीज निकल रही है, तो ये तो आप नहीं बोलोगे। अगेन ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आपने ये दो स्टेटमेंट गलत करके हर स्टेटमेंट जब आप एलिमिनेट करते हो ना, तो उसके बाद ऑप्शन जरूर एलिमिनेट करो, तो आपके पास बचेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया, तो फर्स्ट गया, और कौन सा गया? ये गया। सेकंड जब हमने बोला कि सेकंड भी गलत है, तो हमारे पास ये भी चला गया। तो बिना थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट देखे भी आप सीधा सी पे आ गए। अगर टाइम कम है, अगर आपका पेपर छूटने वाला है, तो लास्ट के 2 स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स पढ़ के आप सी पे आ रहे हो। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी यही चाहती है
कि कम इंफॉर्मेशन में आपने इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पिछले के 2 स्टेटमेंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। और लेट मी टेल यू फ्रैंकली कि ये न्यूक्लिक एसिड, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट भी उन्होंने जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं आपको डराने के लिए, हवा क्रिएट करने के लिए। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे भी ना तो आपसे सॉल्व नहीं होगा, सीधा सी टिक करो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द फॉलोइंग आर सम प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग चेंजेस ऑफ स्टेट। चेंजेस ऑफ स्टेट पे सवाल आ गया है कि पानी से भाप बन रही है, पानी से बर्फ बन रही है, स्टेट चेंज हो रहा है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। देखते हैं कि क्या बात हो रही है। अगेन इसमें ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीजें जो हमें आसपास दिखती हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर है पानी, वाटर जब वर्ड होता है तो हमेशा H2O नहीं होता, जब वो लिक्विड स्टेट में है उसको बोलते हैं वाटर, जब वो सॉलिड स्टेट में है तब आइस हो गया, और जब वो गैसियस स्टेट में है तब हो गया वो भाप बन गई, ठीक है। तो कह रहे इवेपोरेशन ऑफ वाटर, जब वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है तो क्या उसमें कोई केमिकल, क्या उसका फॉर्मूला चेंज हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन अलग होगी, हाइड्रोजन अलग हो गया। अगर अलग हो गया तो फिर तो वो ऑक्सीजन बन गई, हाइड्रोजन बन गया, तो पानी थोड़ा ना रहा वो। पानी कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल लेवल पे, ठीक है, केमिकल लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे वो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जब केमिकल्स टूटते हैं, जब केमिकल्स टूटते हैं, केमिकल बॉन्ड टूटता है, उसको कहते हैं केमिकल चेंज। और यहाँ पे आपने देखा कि पानी जो भाप इवेपोरेशन होती है, जब भाप बनती है तो उसको भी तो हम पानी ही बोलते हैं, मतलब उसको भी तो हम वाटर की टर्म्स में ही देखते हैं। तो ये देखो, ये है एक फिजिकल चेंज एंड इट्स प्योरली अ फिजिकल चेंज, ठीक है। अब ये ऑप्शन जो है, ये एक्चुअली ऑप्शन नहीं है आंसर, मैं आपको डिस्कस करती हूँ। देखो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है, ए सही हो गया। फिर है बर्निंग ऑफ कैंडल। देखो बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या क्या चीज उसमें यूज हो रही है, उसमें एक अंदर से धागा है जो जल रहा है। अब ये याद रखना कि जब भी बर्निंग हो रही है ना किसी चीज की, जब भी बर्न हो रही है कोई चीज, तो ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन उसके अंदर केमिकली मिल रही है और कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स बन रहे हैं। बर्निंग मतलब केमिकल चेंज, किसी भी तरह की कुछ चीज जल रही है तो वो केमिकल चेंज है, आग बंद करके इसको टिक करना। इसके साथ अब देखो ये केमिकल चेंज है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ए बी एंड सी इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंज ओनली, नहीं केमिकल भी हो रहा है। बी इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल। अब इसमें फिजिकल देख लेते हैं। देखो धागा बर्न हो रहा है, धागा जल रहा है, तो धागा तो जल के काला हो गया, केमिकल चेंज होगी। जो वैक्स है, जब वैक्स पिघलती है तो वो वहीं पे तो जम जाती है। क्या वो आपको कुछ काली पीली कुछ कलर चेंज दिख रहा है, कुछ उसमें दिख रहा है कि वो अब कुछ और दिख रही है? तो जो वैक्स है पिघल के वहीं पे जम गई, तो वैक्स का बस टेम्परेचर चेंज हुआ कुछ टाइम के लिए और वो फिर वो वहीं जम गई। तो वैक्स में एज सच फिजिकल चेंज हुआ है सिर्फ, वो कुछ फट के कुछ और नहीं बनी है। तो बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंज, केमिकल क्योंकि कुछ बर्न कर रहा था, फिजिकल क्योंकि वैक्स पिघल के जम गई वहीं पे। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपके स्किल होने चाहिए कि आप ऑब्जर्व करते हो अपने आसपास की चीजों को, कैसे चीजें चल रही हैं। तो देखो आंसर इसका है डी, बी इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यस, आगे देख लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर जो पानी में घुल रहा है दैट इज अ फिजिकल चेंज। उसमें शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर का जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी उसमें एटम्स इन्वॉल्व हैं, कार्बन हो गया, उसमें कट नहीं रहा है। देखो कटेगा ना तो बर्निंग ऑक्सीडेशन कुछ तो होगा। इसमें सिर्फ घुल रहा है, ऐसे हमने घुमाया चम्मच और शुगर पानी में घुल गया, तो इसमें केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज जस्ट अ फिजिकल चेंज। ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी जब बीच में आ गई, जैसे बर्निंग मैंने बोला था, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बीच में आ गई तो ये गलत स्टेटमेंट, तो ये केमिकल चेंज हो गया, गलत बोल रही हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड आ गया। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर, बिजली की सहायता से आप किसी मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जब इलेक्ट्रिसिटी बीच में आ गई ना तो सीधा सीधा केमिकल चेंज है ये। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया डी।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकल का, उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो फाइनल जो क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट्स पढ़ लो, मैच द फॉलोइंग पढ़ ले, फिर जो एंड में लिखा होता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, इस सबसे पहले इस पे बड़ा सा गोला लगा लिया करो, ताकि ये आपके दिमाग में से ना निकले। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले आप देख लो क्वेश्चन क्या पूछा और उस पर गोला लगा लो कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। फिर आप स्टेटमेंट्स के साथ ना राइट और रॉन्ग लगाते रहो, और फिर आप देखो कि करेक्ट पूछा था तो ठीक वाले जहां पे राइट लगाया वो चूज करने हैं, और इनकरेक्ट पूछे तो रॉन्ग वाले चूज करने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो ये भी बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। ये एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी के बहुत पुराने वाले क्वेश्चंस में से आया हुआ है, 80s 90s में से। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का बहुत बड़ा रिश्ता है। ये सवाल आपके 10th के जब पेपर देते थे ना तब भी आता था, पीपीएससी में भी पूछ लेते हैं, यूपीएससी में पूछ लेते हैं, बड़ा फेवरेट टॉपिक रहता है उनका। तो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि जिप्सम में पानी होता है, पानी केमिकली अटैच्ड होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ये नहीं पता है ना, छोड़ दो, बस इतना याद रखो। केमिकली नहीं पता है कोई बात नहीं, इतना याद रखो कि जिप्सम में पानी होता है, और जिप्सम को जब हीट करते हैं तो पानी निकल जाता है और वो जम के पीओपी बन जाता है। पीओपी के आप देखा है स्टैचूज बनते हैं, पीओपी घर में लगवाते हैं, तो वो यही होता है। जब पानी सूख जाता है, कहते हैं ना सेटिंग करते हैं पहले, इसका ये सेटिंग में यूज होता है। जब इसको सुखाने के बाद जब इसका पानी उड़ जाता है, इसको हीट मिलती है, तो ये पीओपी में कन्वर्ट होता है। बात सिर्फ इतनी याद रखने की थी कि जिप्सम में पानी होता है, पीओपी में नहीं होता है, और जिप्सम में जैसे पानी निकाल दिया तो वो पीओपी बन जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ये सही है। नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो सही है, तो इसका मतलब इसको एलिमिनेट कर दो, जहां जहां ए आ रहा है उसको हटा दो, क्योंकि ए तो सही है और उन्होंने गलत पूछा है। बचा हमारे सी एंड डी। सोडियम कार्बोनेट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन ना एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही उठ के आया यूपीएससी, क्योंकि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये यूपीएससी, एचपीएससी, पीपीएससी कोई भी पेपर जो ले रहा है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसलिए इन्होंने पूछा कि सोडियम कार्बोनेट, देखो कार्बोनेट नहीं होता, बाय कार्बोनेट होता है, बस इतना फर्क है। केमिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बाय कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है ये, बाय मतलब कि इसमें हाइड्रोजन का एक एटम आ जाता है ऐसे, बस। तो बस बी फॉर बेकिंग, क्या है ये, बेकिंग पाउडर, बी फॉर बेकिंग पाउडर, बी फॉर बाय। तो बेकिंग पाउडर में बाय कार्बोनेट जहां पे आना चाहिए था, बाय वर्ड आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट आप गलत कर दो। देखो वही, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बेकिंग पाउडर में अगर कुछ भी पूछा है, केमिकल पूछा है, तो बाय आ रहा है, बी फॉर बेकिंग पाउडर, बी फॉर बाय। ऐसे तरीके हैं याद करने के लिए, आपको पूरी चीजें, पूरा कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ये गलत करो। अब ये गलत है और उन्होंने गलत पूछा है तो बी आ गया, और इसमें बी नहीं है तो ये एलिमिनेट करो, बी आंसर आ गया। सी एंड डी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा